हेलो एवरीवन। सो क्लास 12th आपको अभी पढ़ाई जा रही है पार्ट 2 बुक, मैथ्स की पार्ट 2 बुक। पार्ट 1 बुक एकदम कंप्लीट करवा दी। 43 मार्क्स की आपकी पार्ट 2 बुक है, जिसमें सबसे ज्यादा डर बच्चों को किस चैप्टर से लगता है? चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंटीग्रल्स। मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जो चैप्टर नंबर 7 है, लास्ट ईयर वो सिर्फ 5 मार्क्स का आया था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि वो चैप्टर छोड़ दो, छोड़ना नहीं है वो चैप्टर, लेकिन उसके जो बेसिक क्वेश्चन है ना हर एक्सरसाइज के, वो 100% कर लेना। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, बाय पार्ट्स क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं, और जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। अगर आपको इतना आता है तो भाई चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 9 वो बड़े मस्त तरीके से तुम कर लोगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो चैप्टर 7 है उसको छोड़ दूं, 5 मार्क्स का ही आया था, तो भाई उसके साथ तुम्हारा चैप्टर 8 भी तो है, उसमें भी इंटीग्रेशन करना है, चैप्टर 9 में भी इंटीग्रेशन करना है। बट चैप्टर 8 और 9 में जो इंटीग्रेशन है बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उस पर नहीं आते। इसलिए चैप्टर जो 7 है इंटीग्रल्स, उसके सारे बेसिक फॉर्मूले और बेसिक बेसिक क्वेश्चन जरूर कर लेना, और बोर्ड में भी उतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तीनों चैप्टर्स मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाइए। जो चैप्टर आपको करना है, चाहे इंटीग्रल्स करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करना है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, बड़े मस्त तरीके से तुम कर सकते हो। तो अभी मैं आपको वेक्टर चैप्टर करवा रहा हूं, जो कि लास्ट ईयर 7 मार्क्स का आया था फाइनल एग्जाम में। चैप्टर नंबर 10 है आपकी एनसीईआरटी में। आज हम इस चैप्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे और उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 10.4 उसको कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, एकदम डिटेल में ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। यहां पे देखें पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन, रेशियो डायरेक्शन, कोसाइन, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सरसाइज वाइज चल रहा हूं। 10.1 हो चुकी है, 10.2 हो गई, 10.3 हो गई, सभी क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट मेरा लेक्चर था डॉट प्रोडक्ट पे, जिसपे 10.3 के 18 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक, तो प्रोजेक्शन उसके अंदर एक टॉपिक आता है, वो भी आपको समझाया गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए गए। तो आज का लेक्चर जो है दैट इज ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसी तरह से जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर है? बेसिक जो इसका डेफिनेशन है पहले वो आपको अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल बेसिक जो इसका डेफिनेशन है, फिजिक्स में भी तुमने बहुत बार इसको देखा होगा। बेसिक डेफिनेशन, ए क्रॉस बी। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो बीच में डॉट डालना है, क्रॉस में क्रॉस लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिख देना ए वेक्टर बी वेक्टर, बीच में साइन जरूर डालना है। ए क्रॉस बी, तो इसका बेसिक डेफिनेशन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहां डॉट में कॉस आता है लेकिन क्रॉस में साइन रेशो आती है, साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर दैट यू नो। और ये बहुत ज्यादा एंगल को एक्सप्लेन किया डॉट प्रोडक्ट में, इसलिए इसकी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। और साथ में तुम्हारे पास इसके यूनिट वेक्टर भी आता है। ठीक है, अगर मैं इसका चित्र बनाऊं, इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगी। ये तुम्हारे पास ए वेक्टर, ये तुम्हारे पास बी वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर है ये वाला, ये इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है। अब पेन जैसे मैंने रखा है वो इस तरह से आएगा। अब मैं इस प्लेन पे ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर इधर ऊपर और यहाँ नीचे भी हो सकता है। याद रखें इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे ही चलेगी, जैसे एंटी क्लॉकवाइज रहती है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की, इसी डायरेक्शन में एन को समझना है। ए क्रॉस बी देन बी क्रॉस ए, यानी राइट हैंड वाला जो सिस्टम है ये पूरा फॉलो करता है। ठीक है, ए क्रॉस बी एंड यूनिट वेक्टर। तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन। मैथ्स में इतना ही चाहिए, बेसिक डेफिनेशन, और इन पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अच्छे से देख लेना है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारी बातें समझ लेनी है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब इस बेसिक डेफिनेशन से हम साइन थीटा का फॉर्मूला बना लेते हैं। मेरे बच्चे, जैसे ये ए क्रॉस बी है, खुद में ये वेक्टर होता है, तो हमने क्या करना है, इसको मैग्नीट्यूड में ले लेना है। यानी ए क्रॉस बी का मैंने मॉड ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। तो जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो भाई साहब ये जो यूनिट वेक्टर है ये हट जाएगा।
क्योंकि दोनों तरफ आप ऐसा बोले कि हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, दोनों तरफ हमने मॉड ले लिया। अब दोनों तरफ हमने जब मैग्नीट्यूड लिया तो ये ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है जब हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा। तो इसलिए ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और इसमें, भाई ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां पर ए क्रॉस बी दिखाया जा रहा है और यहां पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिखाया जा रहा है। तो जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिखाया जा रहा है तो साथ में यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा? तो भाई ये स्केलर क्वांटिटी उठा के इसके डिवाइड में ले जाओ, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कल को आपको अगर डायरेक्ट साइन थीटा चाहिए तो ए क्रॉस बी कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड और नीचे दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिए, साइन थीटा आ जाएगा, वहां से थीटा निकालना है तो थीटा निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन, एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट यू नो दिस इज थीटा, ठीक। तो इसके बाद इसका जो है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कंफ्यूज नहीं होना। डॉट प्रोडक्ट अलग चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट एक अलग चीज है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जब हमें दो वेक्टर आई जे के कंपोनेंट्स में दिए हों तो उस टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है मेरे बच्चे? वैसे तो ये नॉर्मली ही किया जाता है, जैसे हम दो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, लाइक अगर मैं ऐसे लिखूं ए क्रॉस बी, तो पहले तुम लिखोगे ए वेक्टर को, फिर लिखोगे तुम बी वेक्टर को, बीच में डालोगे क्रॉस, माइनस आई है ये, बीच में डालोगे तुम क्रॉस, और तुम इसको तीनों के साथ क्रॉस करोगे, इसको तीनों के साथ क्रॉस करोगे, इसको तीनों के साथ क्रॉस करोगे, टोटल 9 टर्म्स आएंगी। ऐसे सिंप्लीफाई होता है, लेकिन बहुत सारी टर्म्स इसमें जीरो हो जाती हैं और फिर प्रैक्टिस के दौरान हमें पता चला कि यार इतना लेंथी क्यों करना है। क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट बना के भी कर सकते हैं। ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या बताया था मैंने कि डॉट प्रोडक्ट में भी इसको तीनों के साथ डॉट, फिर इसको तीनों के साथ डॉट, इसको तीनों के साथ डॉट, तो उसमें 6 टर्म्स जीरो हो जाती हैं। तो फिर हमें कंक्लूड क्या किया, यार ऐसा करो आई वाला आई के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कोफिशिएंट, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस में भी ऐसे ही पूरा निचोड़ जो निकल के सामने आएगा वो ये आएगा कि आपको इसको एक डिटर्मिनेंट बना के सिंप्लीफाई करना है। कैसे? फर्स्ट रो में आपको आई जे के लिखना है हमेशा, सेकंड रो में आपका जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लिखने, जैसे ये क्या है 3, 4 एंड 5। जो सेकंड हमारे पास वेक्टर है बी, फिर उसके कोफिशिएंट लिखने आपको -1, 2 एंड 1। ऐसा मत कीजिएगा कि जो सेकंड वेक्टर है उसको आप इधर लिख दीजिए और जो फर्स्ट वेक्टर है इसके कोफिशिएंट आप यहां लिख दीजिए, माइनस का प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। तो अगर इक्वल का कुछ संभावना बन भी रही है तो भाई साहब आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम बी, बी क्रॉस ए, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। डॉट में दोनों क्यूमुलेटिव होते हैं, दैट इज ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो इफ यू हैव दिस नॉलेज कि बेसिक डेफिनेशन क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, एंड ये डिटर्मिनेंट क्यों आया, कहां से आया, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, क्लियर। तो आप भैया 10.4 बड़े मस्त तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसमें जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं 100% आप उनके नोट्स बनाएं, उनको याद कर लें, उसमें जो जो लिखा हुआ है। तो अब मैं वो ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाने वाला हूं, प्लीज उनको समझें और मेरे साथ उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें जो क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। 10.4 सभी क्वेश्चंस बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको रीड नहीं करते हैं। रीड करो, बार बार बोलता हूं, असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज 2 नंबर के इसी रीडिंग से तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, कोई टफ नहीं है। आप फिजिक्स में हो सकता है बड़ा हाई लेवल का पढ़ते होंगे, लेकिन मैथ्स में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। क्वेश्चंस आपका 100% एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देखो कितनी ऑब्जर्वेशन है इस पे।
तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये आ गई ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन वो तो मैंने आपको बता दी। बेसिक डेफिनेशन के बाद यहां से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी ये नहीं है। अब ये जो ए क्रॉस बी करते हो, हमें एक नया वेक्टर मिलता है, याद रखना ए क्रॉस बी से हमें एक नया वेक्टर मिलता है। मानो उसका नाम हमने पी वेक्टर रख लिया। अब ये जो पी वेक्टर है ना, ये ए और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा। अगर फिर पी ए और बी के साथ मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ए का जब मैं डॉट करूंगा ना पी के साथ, तो वो जीरो आएगा, और जब मैं बी का डॉट करूंगा पी के साथ, वो भी जीरो आएगा। ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कोई पूछे व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपने बोलना इट इज अ वेक्टर। इट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमेशा ऐसा ही होता है। तो जैसे उसका नाम मैंने पी रख दिया, तो ए और बी के साथ जब भी डॉट करोगे वो जीरो आएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन नंबर 2, इसमें लिखा है ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो दोनों वेक्टर्स हमारे पैरेलल वेक्टर माने जाएंगे। ठीक है, दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल वेक्टर माने जाएंगे, यानी उनके जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल होंगे। कोलिनियर भी आप उनको कह सकते हैं, और कोलिनियर मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है इन एक्सरसाइज 10.1, इन एक्सरसाइज 10.2, दोनों में मैंने एकदम डिटेल में समझा रखा है। कोलिनियर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तब भी आपको कोलिनियर उनको बोल सकते हो वेक्टर्स को, या फिर पैरेलल बोल सकते हो। क्लियर? चलिए, 2 ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 3। यहां पर भी ध्यान रखें, ए क्रॉस ए हमेशा जीरो होगा। जैसे ए डॉट ए जीरो नहीं होता है। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है, यानी उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ए क्रॉस ए एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस करेंगे तो जीरो आएगा, चाहे वो माइनस में हो। ठीक, उसके बाद अगर थीटा 90 डिग्री का है, जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया, अगर थीटा 90 डिग्री का है तो तुम्हारे पास ए क्रॉस बी बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है? उसके बाद 4th ऑब्जर्वेशन, ये नोट्स बना ले सारे ऑब्जर्वेशंस के जो बता रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 4th ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एमसीक्यू या असर्शन रीजन आ सकता है। जैसे आई क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस के जे क्या होता है, के क्रॉस के। ये 3rd ऑब्जर्वेशन पे तुम समझ सकते हो, पीछे जो बताई मैंने ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हो, सेम वेक्टर का क्रॉस ही हो रहा है। तो ये सेम वेक्टर जब आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही होता है। उसके बाद जब आई क्रॉस जे हो रहा है तो वो के होगा। अब यहां पर माइनस के भी आता है सम टाइम, वो भी नीचे लिखा हुआ समझाता हूं। सबसे पहले तुम ये देखो कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनको तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। ठीक है, मानो ये आई है, इसको आप जे बोल दो, इसको आप के बोल दो, ये इस तरह से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मानो आई का मैं जे के साथ क्रॉस कर रहा हूं, आई का मैं जे के साथ क्रॉस कर रहा हूं, तो पीछे नहीं आना है, आगे जाना है। तो आगे जो वेक्टर मिलेगा वो आंसर होता है, जैसे के आ गया। फिर जे को के साथ करना है, जे को के साथ क्रॉस करना है, जे को के साथ, तो नेक्स्ट वाला जो वेक्टर होगा वो आएगा आई। फिर आपने के को आई के साथ करना है, के को आई के साथ क्रॉस करना है, तो नेक्स्ट वेक्टर आपका जे। जैसे ही आप डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, डायरेक्शन को रिवर्स का मतलब अब तुम आई को जे के साथ नहीं, आई को के साथ करना चाहते हो, यानी रिवर्स गए ना। तो आई को जब तुम के साथ करना चाहते हो तो तुम क्लॉकवाइज चल पड़े, तो यहां पर माइनस जे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा जो लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज है, ये सारा पॉजिटिव। उसके बाद 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन, ये साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास 6th में वही आपको ये पूरा समझा रखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम बी क्रॉस ए। ठीक, उसके बाद 7th ऑब्जर्वेशन में अभी जो समझा रहा था, जे क्रॉस आई करना है माइनस के आएगा, के क्रॉस ए करना है माइनस आई आएगा, आई क्रॉस के करना है तो माइनस आएगा। क्लॉकवाइज घूमोगे तो माइनस का नेक्स्ट यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा सारा सिस्टम। 8th ऑब्जर्वेशन में दे रखा है ट्राइंगल के बारे में। अब ट्राइंगल का क्या है, एरिया। लेकिन एरिया का फॉर्मूला तो तुम याद कर ही लेते हो, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बट ए और बी वेक्टर को भूल जाते हो कि ये क्या है। ये ए और बी ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, ए और बी ट्राइंगल की साइड्स होनी चाहिए। तो ए और बी ट्राइंगल की साइड्स हैं, उनको पहले साइड्स बनाना है अगर पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, फिर मैग्नीट्यूड करना है और हाफ से इनटू कर देगा, एरिया आ जाएगा तुम्हारे पास ट्राइंगल का। इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी। अब इसमें भी ए और बी क्या है, ए और बी इसमें एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। जैसे ये दे रखा है, ये ए आ गया, ये बी आ गया। ठीक है, लेकिन कई बार
एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पैरेललोग्राम का ऐसे भी लिखते हैं 1/2 लगा देते हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। अरे कंफ्यूजन कुछ नहीं है, इस टाइम पे ए और बी डायगोनल्स हैं। कौन है? डायगोनल्स हैं ए और बी। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तुम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो तो याद रखना ए और बी डायगोनल्स हैं, या फिर अगर आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं तो उनका क्रॉस करो, हाफ से 2 कर दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर साइड्स हैं, यहां पर ये डायगोनल्स है। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे बच्चे 9 ऑब्जर्वेशंस हो गई, दैट्स ऑल। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यू कैन अप्लाई हेयर ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो। साथ में कोई स्केलर है तो स्केलर किसी के साथ भी लगा दो, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब आपकी ड्यूटी बनती है इन ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, नोट्स बना लेना, और साथ में आपकी एक ड्यूटी छोटी सी, एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ना बच्चे। एग्जाम्पल किसी भी एक्सरसाइज की नहीं छोड़नी है। एक्सरसाइज जब आपको आती है तो एग्जाम्पल्स आप कर ही सकते हैं, तो मैं पूरी एक्सरसाइज आपको यहां सॉल्व करके बताऊंगा। एग्जाम्पल्स जरूर कर लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा एग्जाम्पल्स को, प्लीज एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा। नाउ द एक्सरसाइज 10.4, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। पहला वाला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बहुत सिंपल। ए और बी का आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सर कैसे करना है? अरे डिटर्मिनेंट बना के पूरा आपको डिटर्मिनेंट सिखाया, कैसे एक्सपेंशन करते हैं। इसी तरह से आपने ए क्रॉस बी को फाइंड करना है, फिर जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। सर कैसे निकालना मैग्नीट्यूड? सिखा रखा है यार, वेक्टर पढ़ा रहा हूं आज, 5th लेक्चर आई थिंक वेक्टर का है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। सबसे पहले देखे, यूनिट वेक्टर आप पहले भी निकालते आए हो, यूनिट वेक्टर आप पहले भी निकालते आए हो। मानो ए कैप से हम इसको लिखें यूनिट वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया, ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला यहां पर भी यही लगेगा, इस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जो यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये अलोंग द वेक्टर यूनिट वेक्टर मिलता है। यानी ये कोई वेक्टर चल रहा है ए, इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर चाहिए ए कैप, तो उसका ये फॉर्मूला है। लेकिन यहां पे यूनिट वेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। किसके परपेंडिकुलर? इसके और इसके परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक, तो जब परपेंडिकुलर चाहिए तो सबसे पहले आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढना है। अगर आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर, तो पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो यूनिट बनेगा। तो जो वेक्टर बनाना है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए उन दोनों वेक्टर्स के, जिन वेक्टर के परपेंडिकुलर तुम्हें यूनिट चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग। अब इन शॉर्ट में आपको बताता हूं, इन दोनों के परपेंडिकुलर तुम्हें एक पहले वेक्टर बनाना है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कहां से आया? तो मैंने आपको क्या समझाया कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है जो उनके साथ परपेंडिकुलर होता है जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। देखिए अब इधर जैसे a प्लस बी है, इसका नाम मैं p रख लेता हूं, ठीक, और ये a माइनस बी है, इसका नाम मैं q रख लेता हूं। आते समझ? ये आ गया आपके पास p, ये आपके पास आ गया q। अब तुम्हें एक वेक्टर ढूंढना है जो p और q के साथ परपेंडिकुलर हो, तो सिंपल आपको p और q का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बोलो किसका? p और q का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जब तुम p और q का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा जो p और q के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। उस वेक्टर का नाम हम मानो c रख लेते हैं, ठीक है। अब p और q पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा, यानी a और b को प्लस करना है और a और b को माइनस करना है। आई होप आप ये कर लोगे। a और b आपको दिया हुआ है, a और b को प्लस करो तुम्हें p मिलेगा, a और b को माइनस करो तुम्हें q मिलेगा। जो तुम्हें p और q मिला उनका क्रॉस कर दो, p और q का क्रॉस कर दो। कर दिया, क्या मिला? क्रॉस प्रोडक्ट करने से वेक्टर मिला, उसका नाम क्या रखा? c। ये वेक्टर p और q के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अब तुम उस परपेंडिकुलर वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दो जो हो जाएगा c कैप, तो आएगा तुम्हारे पास c वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c, दैट्स ऑल। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट देखना है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का जो इस क्वेश्चन में लगेगा, तो वो ये लगेगा, a प्लस बी, a माइनस बी का करना है क्रॉस, जिनका नाम मैंने पी क्यू रख दिया था, ठीक है, और क्रॉस करना है, क्रॉस करना है और नीचे इनका मैग्नीट्यूड निकाल देना है।
ए प्लस बी से जो ए माइनस बी के क्रॉस से जो आया, ठीक है। ये P है, ये Q है जिसका नाम मैंने C रखा था और नीचे C का मैग्नीट्यूड और। आई होप ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ अ यूनिट वेक्टर A makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with J and an acute angle theta with K, then find the value of theta। वेरी सिंपल। देखिए आपको मैंने ये सिखाया है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और cos अल्फा cos बीटा cos गामा को क्या कहा गया? डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस आपको कब मिलती है? जब वो वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में बदलते हो। तो यहां पर A क्या है? यूनिट वेक्टर। A क्या है? यूनिट वेक्टर। तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ये एंगल बना रहा है I के साथ, तो ये अल्फा हुआ और ये वाला आपका आ गया बीटा। तो तुम्हें अब थीटा निकालना है जो K के साथ होगा। यानी यहां पर तुम्हें लिखना है cos स्क्वायर अल्फा, व्हाट इज अल्फा? पाई बाई 3। What is beta? Pi by 4। What is gamma? That I don't know, उसका नाम थीटा है। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देना। बताइए cos 60 डिग्री 1/2 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। आई होप इसके आगे तुम cos थीटा निकाल सकते हो। जो cos थीटा आएगा उसकी थीटा की वैल्यू ले लेना आगे। ठीक, नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट। हाँ जी सर, आगे बैठो, बस 10 मिनट में आया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। वेरी सिंपल। आप इसको लेफ्ट साइड को लो और ब्रैकेट ओपन कर दो। कैसे? ए को दोनों के साथ क्रॉस, देखो इधर ए क्रॉस ए, फिर ए को बी के साथ कर दो, ए क्रॉस बी, फिर बी को कर दो बी क्रॉस ए, फिर बी को बी के साथ कर दो बी क्रॉस बी। जो बी क्रॉस बी और ये ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएंगे, इनको जीरो लिख दो, अभी सिखाया। और जो माइनस टाइम जो बी क्रॉस ए, इसको तुम ए क्रॉस बी जब लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी सिखाया, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th भी अच्छा है। एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों का क्रॉस जीरो के इक्वल दे रखा है। तो भाई ये क्रॉस अगर जीरो के इक्वल दे रखा है तो आपको सिखाया है जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो ये वेक्टर आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो इनको, जो भी मैंने बोला प्रोपोर्शनल, आई का कोफिशिएंट यहाँ आई का कोफिशिएंट का रेशो, यहाँ जे का कोफिशिएंट यहाँ जे का कोफिशिएंट, और यहाँ के का कोफिशिएंट और यहाँ पे के का कोफिशिएंट। दैट्स ऑल। इन तीनों को इक्वल ले लिया, पहले इन दोनों को इक्वल लो तो यहाँ से तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा, फिर पहले और तीसरे को इक्वल लो, यहां से तुम्हें म्यू मिल जाएगा। कहानी खत्म, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अगर ऐसे नहीं करना तो तुम इनका डिटरमिनेंट बना सकते हो। ठीक है, आई जे के रो 1 में लिखना, फिर रो 2 में इसके कोफिशिएंट, रो 3 में इसके कोफिशिएंट। डिटरमिनेंट से जो वेक्टर आएगा उसके आई जे के कोफिशिएंट जीरो के इक्वल लेके चलना, तब भी आंसर आ जाएगा। बट ऐसे करो, ये ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6th। बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां पर एंड लगाए भाई, ये याद रखना, मैं डॉट प्रोडक्ट में भी सिखाया था, इस टाइप के क्वेश्चन थे, एंड लगाए। और अगर आप यहां क्वेश्चन नंबर 8th को देखें तो यहां पे और लगा हुआ। मैंने बोला एंड कंपल्सरी कंडीशन बनाता है, मतलब इन दोनों का होना जरूरी है। तो उसके बाद पूछ रहा है व्हाट यू कैन से अबाउट द वेक्टर ए एंड बी। कह रहा है अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है एंड मतलब उसी वक्त उनका क्रॉस भी जीरो है, डॉट भी जीरो और क्रॉस भी जीरो, ये दोनों होने चाहिए। तो बताइए ए और बी क्या होंगे? तो ए और बी कुछ नहीं भैया, इन दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी है। दैट्स ऑल, बस ये लिख देना। ठीक है, 7th क्वेश्चन दैट यू कैन डू, ये बहुत सिंपल है। आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, पहले ए क्रॉस बी निकालना, फिर बी क्रॉस सी निकालना, डिटरमिनेंट बना के उसको छोड़ देना एक्सप्रेशन को, फिर बी सी को प्लस कर देना, फिर जो वेक्टर आएगा ए के साथ उसका क्रॉस कर देना डिटरमिनेंट बना के। बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन आएगी, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। दैट्स ऑल, इसमें और कुछ नहीं करना। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। यहां पे देखो और लगा दिया इसने, यहां पे और लगा दिया। अब और में कह रहा है कि अगर ए वेक्टर जीरो है और या फिर बी वेक्टर जीरो है, यानी दोनों में से कोई एक अगर जीरो हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। बिल्कुल सही है, ये सत्य है। दूसरा कह रहा है इज द कन्वर्स ट्रू,
कन्वर्स का मतलब हो गया कि अगर क्रॉस जीरो है, अगर क्रॉस जीरो है, अगर क्रॉस जीरो है, तो क्या इनमें से किसी एक का जीरो होना जरूरी है? नो। तो पहले तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट ट्रू। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, वो हो सकता है। यानी तुम्हें एक वेक्टर लेना है ए, दूसरा वेक्टर बी लेना है, ऐसी कोई एग्जांपल लेनी है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और वो जीरो आना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए, लेकिन ये ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। कन्वर्स में क्या करना है, ए क्रॉस बी जीरो आना चाहिए, लेकिन जो ए और बी है ये दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। बस ऐसी कोई एग्जांपल ले लेना। डॉट प्रोडक्ट में मैंने ये सिखाया है, एग्जांपल इसकी आप बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम ढूंढ रहे हो तो ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये उसके वर्टिसेस हैं, ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो साइड्स तुम्हें खुद बनानी पड़ेंगी। अब क्योंकि वर्टिसेस दिए हैं तो पहले तुम्हें ओ ए बनाना है, फिर ओ बी बनाना है, फिर ओ सी बनाना है। ये तीनों वर्टिसेस बना लेने, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपने कोई दो साइड्स इसकी बना लेनी। एक आप ए बी साइड बना लो, फिर ए बी कैसे बनती है, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ऐसे आपने वेक्टर बन जाएगा ए बी। एक आप ए सी बना लो, फिर ए सी कैसे बनेगा, ए सी बनेगा ओ सी माइनस ओ ए, दैट्स ऑल। अब इन दोनों वेक्टर का सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना और साथ में 1/2 से इंटू कर देना। तो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, बस ये फॉर्मूला तुमको लगाना है। इज इट क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल यू विल गेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th, 11th एंड 12th। तीनों बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। तो भैया ये साइड्स हैं, ये पोजीशन वेक्टर्स नहीं हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया आपको क्या बताया, अगर ये साइड्स हैं दोनों का क्रॉस करो और उसका मैग्नीट्यूड कर दो। क्रॉस यू कैन डू, डिटरमिनेंट बना के करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू टाइप, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। यहां हमें दिया है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, तो बताइए ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा, और ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। देखो ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का जो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हमें दे रखा है इट इज 3, यहां 3 लिख दो। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमें दे रखा है √2/3, 3 3 कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा आ गया 1/√2, थीटा आ गया आपका 45 डिग्री, जिसे आप π/4 बोलते हो। आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12th सॉरी, यहां रेक्टेंगल दे दिया, मोस्टली पैरेललोग्राम आप पढ़ रहे हो लेकिन यहां रेक्टेंगल दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना। रेक्टेंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो तुम्हें रेक्टेंगल की दो साइड्स चाहिए वेक्टर की फॉर्म में, उन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेना, एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेड्थ हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये साइड्स नहीं है। तो यानी ये जो चार आपको वेक्टर दे रखे हैं ये OA है, OB है, OC है और OD है। तो तुम्हें यहां पे दो साइड्स बना लेनी, एक AB बना लो, एडजेसेंट्स बनाना, ठीक है, जैसे एक AB बना लो, एक BC बना लो, एक AB बना लो और एक BC बना लो। दो एडजेसेंट साइड्स बना दो, दोनों का मैग्नीट्यूड करो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मानो इसका आंसर 4 आता है, इसका आंसर 2 आता है, तो 4 2 8 यूनिट हो जाएगा। बाकी आंसर देख लेना क्या आ रहा है। सिंपली पोजीशन वेक्टर से दो वेक्टर्स बनाने हैं, एडजेसेंट साइड्स, उनका मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको करना है, ठीक, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे 12 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट। क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया, अब मिसलेनियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।